हाथ में मेरी कांच की बोतल है, इसको छोड़ के देखते हैं क्या होता है। ओ, टूट गई। तो कांच की बोतल नीचे गिरी और टूट गई। क्यों? क्योंकि कांच की बोतल एक क्या था, एक मैटर था। क्या था? एक मैटर। और मैटर किसका बना? वो पार्टिकल। और पार्टिकल यहाँ पे हमारे बिखरे पड़े हैं बुरी तरह से। तो इसका मतलब है दुनिया में हर चीज क्या है? मैटर है। दुनिया में हर चीज क्या है? मैटर है। और आज की हमारी हेडिंग भी यही है, मैटर इन आवर सराउंडिंग। एंड बिफोर दैट, वेलकम टू योर चैनल आर सर केमिस्ट्री कोच। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिए। अब इंपॉर्टेंट चीज, मैटर इन आवर सराउंडिंग से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैटर क्या चीज है? एनीथिंग विच ऑक्युपाई स्पेस। मेरे इस बोर्ड ने कुछ दीवार पे स्पेस ऑक्युपाई किया, मैटर है। मेरे मोबाइल ने, मेरे कैमरा ने वहां पे एक स्टैंड ने, हर चीज ने एक स्पेस ऑक्युपाई किया। इसका मतलब ये सब चीजें क्या है? मैटर है। और मैटर कुछ ना कुछ चीजों की जुड़ के बनती है ना? तो उसे क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं आप उसे? एटम अगर एलिमेंट है, कंपाउंड अगर मॉलिक्यूल है, तो कुछ ना कुछ चीजें हैं जो जुड़ती जा रही हैं और क्या बनाती जा रही हैं? मैटर बनाती जा रही है। और ये पूरी दुनिया उसी चीज से आगे बनती चली गई। देखिए, अब आगे शुरू करते हैं चैप्टर के मेन। तो मैटर, इसका मतलब छोटे छोटे एटम मॉलिक्यूल का बना हुआ है। लेकिन क्या पुराने टाइम से एटम मॉलिक्यूल थे? नहीं। ग्रीक फिलोसोफर ये कहा करते थे कि वहां पे सिर्फ चार ही हैं। चार क्या है? कि चार चीजों से ही पूरी दुनिया बनी है। एक एयर है, एक फायर है, एक वाटर है, एंड जो चौथी चीज है, बताइए कमेंट में, बताइए क्या चीज होनी चाहिए? यस, बिल्कुल सही, अर्थ। क्या होनी चाहिए? अर्थ। लेकिन ये ग्रीक थे। लेकिन हमारे जो पुराने वेद और पुराण है, जिनको हम लोग नहीं मानते कई बार, उसके अंदर लिखा हुआ है कि वहां पे 5 तत्व थे। देयर आर 5 एलिमेंट्स। इन चारों को तो हम लोग माना ही करते थे। लेकिन ग्रीक से पहले जो हमारे वेद और पुराण आए थे, उसमें एक सबसे बड़ा और स्काई भी था साथ में, जिन्हें मिला जुला के हम बोलते थे पंच तत्व। इससे निर्माण होता है हर चीज का। हर दुनिया में हर चीज, चाहे वो जिंदा है चाहे मरी हुई है, कोई भी चीज है, मतलब लिविंग है और नॉन लिविंग है, they all are made up of by these 5 तत्व according to Indian philosophers। I hope ये चीज काफी इंटरेस्टिंग है। नो, इस पे कभी फिर ज्यादा डिटेल में जाएंगे। अभी क्लास 9 पे चलते हैं हम लोग। अब देखिए, ये तो चीज क्लैरिफाई होगी कि मैटर है। लेकिन क्या सोच एक मैटर है? नहीं, सोच हमारा एक मैटर नहीं है। आज अगर मैं सोच लूं कि मैंने इतने मार्क्स लेने, तो मेरी सोच है, वो मैटर नहीं है। मेरे पॉइंट शायद समझ आ गया होगा। लेकिन अगर कल को मेरे को लगता है गर्मी फील हो रही है, कुछ गरम लग रहा है, कुछ सर्दी लग रही है, ये सेंसेशन है, ये मैटर नहीं है। मैटर होता है कोई भी चीज जो स्पेस ऑक्युपाई करे। अभी मेरे जहां मैं खड़ा हूं, मैंने कुछ जमीन ऑक्युपाई कर रखी है। जहां मैं खड़ा हूं, मैंने कुछ बोर्ड ने कुछ जगह, कुछ स्पेस ऑक्युपाई किया हुआ है। जहां मैंने अपना कैमरा लगाया, ये कुछ स्पेस ऑक्युपाई करके रखा हुआ है। जहां मैंने स्टैंड लगाया, यहां पे कुछ स्पेस ऑक्युपाई है। ये सारी चीजें क्या है? मैटर है। ये सारी चीजें क्या मैटर है? क्योंकि इन्होंने कुछ स्पेस ऑक्युपाई किया। लेकिन अगर मैं सोचूं कि मुझे यहां पे कुछ लिखना है, वो सोच मेरी मैटर नहीं है। तो ये चीज बहुत जरूरी है जानना। टाइम, सबसे बड़ा खजाना जिसे हम बोला जाता है, टाइम, ये भी एक मैटर नहीं है। ध्यान रखना, टाइम, ये अभी बाद में डिस्कस करेंगे टाइम को। जो मैटर है उसकी अपनी एक फिजिकल नेचर भी है। जानने की कोशिश करते हैं फिजिकल नेचर क्या है मैटर की। देखिए, फिजिकल नेचर के अकॉर्डिंग देखें तो दुनिया में जितने भी मैटर हैं, कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स के बने हुए हैं। और वो पार्टिकल क्या हो सकते हैं? वो पार्टिकल आपके एटम भी हो सकते हैं, वो पार्टिकल आपके मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, वो पार्टिकल आपके आयंस भी हो सकते हैं। इनमें से कोई भी हो सकता है। लेकिन हमें कैसे पता लगेगा कि इनमें से ही कोई है? कैसे पता लगेगा कि वहां टाइनी पार्टिकल है? कैसे पता लगेगा नेचर? इन सब चीजों का पता लगेगा जब हम उसकी क्या स्टडी करेंगे? कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या स्टडी करेंगे हम? उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। देखिए, सबसे पहले जितने भी पार्टिकल्स है मैटर के, उनके बीच में कुछ ना कुछ स्पेस होता है। पार्टिकल्स है, स्पेसिस बिटवीन देम। पार्टिकल्स हैव स्पेसिस बिटवीन देम। जानने की कोशिश करते हैं। देखिए जरा इस एक्टिविटी को, जो
अब जो यहाँ पे वाटर लेवल है वो कितना है, 100 ml के अराउंड है, ठीक है। अब हम इसके अंदर शुगर डाल के देखते हैं कि क्या इसका लेवल इंक्रीज होगा या पार्टिकल उन एम्प्टी स्पेसेस को ऑक्युपाई कर रहे हैं। अब देखते हैं शुगर ऐड करके कि होता क्या है। थोड़ा कुछ अमाउंट शुगर का ऐड करते हैं। अब ये देखिए मैंने थोड़ा और अमाउंट ऐड कर दिया है सो दैट काफी अमाउंट पता लग जाए कि वाटर लेवल इंक्रीज हुआ या नहीं हुआ। तो देखिए जरा ध्यान से, वाटर लेवल इंक्रीज हुआ या नहीं? नहीं। क्यों नहीं हुआ? चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। मेरे ख्याल से शायद समझ आ गया होगा पार्टिकल्स की। अब अगर आप देखें तो मैंने इस चीनी को पानी के अंदर डाला है तो आराम से डिसॉल्व हो पा रही है, ये घुल पा रही है। क्यों घुली है? क्योंकि जो लिक्विड हमारे पास है यहाँ पे, जो लिक्विड है, देखिए लिक्विड की जब हम बनाते हैं इस तरह से लेयर्स, तो देखिए वहां पे कुछ ना कुछ गैप्स है बीच में, पार्टिकल्स के बीच में। अगर मैं उसको पार्टिकल, लिक्विड को पार्टिकल फॉर्म में बनाऊं इस तरह से, तो देखिए उन लिक्विड्स के बीच में भी क्या है, गैप्स है। इन गैप्स में शुगर के मॉलिक्यूल्स जाके फिट हो गए हैं। इन गैप्स के अंदर ये शुगर के मॉलिक्यूल जाके बैठ गए हैं इस तरह से। तो इसका मतलब है कि ये जो चीज है क्या प्रिपेयर हो गया हमारे पास में, सॉल्यूशन। तो पार्टिकल्स है स्पेसेस में। हाउ पार्टिकल्स आर स्मॉलर, हाउ पार्टिकल्स आर स्मॉलर। पार्टिकल्स किस तरह से स्मॉलर है समझने की कोशिश करते हैं। देखिए जरा, देखिए वाटर का यहाँ पे सॉरी KMnO4 का एक छोटा सा ड्रॉप मैंने ऐड कर दिया। अब देखते हैं चेंज क्या होने लग रहा है यहाँ पे। तो अब अगर आप देखें तो यहाँ पे जो कलर है ऑटोमेटिकली, चेक करें कैसे स्प्रेड आउट होने लग रहा है यहाँ पे। ये देखिए बिल्कुल। अब चेक करें, देखिए कि जो यहाँ पे KMnO4 मैंने डिसॉल्व किया पानी के अंदर, ये एक छोटा सा, मैंने यहाँ एक छोटा सा ड्रॉपलेट डाला यहाँ पे, और ये पूरा का पूरा क्रिस्टल चारों तरफ कलर देने लग गया। तो इससे क्या पता लग रहा है कि पार्टिकल्स बहुत छोटे हैं। ये जो स्पेस है, अगर मैंने KMnO4 डाला तो स्पेस में जाके फिट होने स्टार्ट हो गए, यानी जो स्पेसेस है, पार्टिकल का साइज जो है वो बहुत ही छोटा है वहां पे। इससे ये चीज पता लगने लग रही है हमें। अब जरा थर्ड चीज पे चलते हैं कि पार्टिकल्स जो होते हैं, सबसे पहले पार्टिकल के बीच में ये पता लग गया स्पेस है। सेकंड ये भी पता लग गया कि पार्टिकल्स जो हैं वो बहुत ही छोटे हैं। लेकिन जरा तीसरी चीज देखते हैं कि जो पार्टिकल्स हैं दे आर कॉन्टिन्यूअसली मूविंग, पार्टिकल्स लगातार चलते रहते हैं। पार्टिकल्स आर कॉन्टिन्यूअसली मूविंग, जो पार्टिकल्स हैं वो लगातार चलते रहते हैं। जरा देखिए एक्टिविटी, पार्टिकल जो है कॉन्टिन्यूअसली मूविंग है। देखिए मेरे पास एक जार है, दिखाई दे रहा होगा, शायद अलादीन का जार टाइप में कुछ दिखाई दे रहा है। जैसे मैं क्या करता हूं, इसके साथ में मैंने इसको गैस जार को इसके ऊपर रख दिया। देखिए दिस इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन। यहाँ पे जो गैस है, जो अगरबत्ती का धुआं बहुत ज्यादा, वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, वो हैवीनेस की वजह से, हाई डेंसिटी की वजह से वो नीचे की तरफ जाने लग रहा है। आई होप ये चीज भी क्लैरिफाई हो गई है। देखिए ध्यान से, मैं और पास कर देता हूँ, यानी बिल्कुल एम्प्टी जाता है, बिल्कुल क्लियर था। अब लुक एट दिस फिनोमेना, यानी बिल्कुल वो जिन वाला फिनोमेना दिखाई दे रहा है, ऊपर से जिन नीचे वाली बोतल में ट्रांसफर होने लग रहा है। तो पार्टिकल्स ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये लगातार जो आपने यहाँ पे अगरबत्ती का जो धुआं आपने देखा है, ये पार्टिकल, ये धुआं लगातार चैम्बर में फैलता जा रहा है। वैसे तो हम इसे डिफ्यूजन बोलेंगे, लेकिन डिफ्यूजन भी क्यों आ रहा है? क्योंकि पार्टिकल्स जो हैं वो लगातार चलते जा रहे हैं। ये जो पार्टिकल्स हैं लगातार क्या होते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। और इनके चलने की वजह से ही क्या है, हम क्या पार्ट दे रहे हैं, दे आर कॉन्टिन्यूअसली मूविंग, यानी जो पार्टिकल्स हैं वो लगातार चलते रहते हैं। अब चलते हैं, मूव करते हैं नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की तरफ। जो पार्टिकल्स हैं वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर, यानी ये जो पार्टिकल्स हैं लगातार क्या है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। कैसे, जरा देखिए इसको एक बार। देखिए अब इस एक्टिविटी में एक मेरे पास ब्रिक का पीस है, एक मेरे पास चौक है यहाँ पे, और तीसरी चीज मेरे पास क्या है, आयरन नील है। बहुत छोटा साइज है तो थोड़ा सा मुश्किल हो रहा होगा। आई थिंक वो प्रोबेबली शायद विजुअलाइज हो ही रहा है यहाँ पे। लेकिन अब एक इंपॉर्टेंट चीज पे ध्यान देते हैं।
देखिए मैं तीनों को हैमर करता हूँ, देखते हैं कौन सा आसानी से टूटेगा। देखिए इसको हैमर किया, इसके बेचारे के काफी छोटे छोटे पीसेस हो गए, इसको किया थोड़े से और आसानी से हो गए। लेकिन जब बात आती है आयरन नेल की, अब आयरन नेल को रख के देखते हैं कि कौन टूट रहा है किस तरह से। आयरन नेल को जब हिट किया तो इसका तो कुछ भी नहीं बिगड़ा। तो पॉइंट क्या है कि हीटिंग के साथ ही अगर मैं चेक करूं तो क्या हो क्या रहा है यहाँ पे। चलिए एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं एक्टिविटी को। अब मैंने जो चौक को, जो ईंट को और जो आयरन नेल को पीटा है हैमर के साथ, तो देखिए चौक तो पूरी तरह टूट गया, ब्रिक भी कुछ हद तक टूट गई, लेकिन आयरन नेल नहीं टूटी। इससे क्या पता लग रहा है कि आयरन नेल के अंदर के पार्टिकल्स ने एक दूसरे को बड़ा टाइटली पैक करके रखा, बड़ा टाइटली होल्ड करके रखा, बड़ा तकड़ा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उनके बीच में। इस वजह से मैं उनको ब्रेक नहीं कर पाया। अब चलते हैं नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक पे कि भाई जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, जो पार्टिकल्स हैं उनकी मूवमेंट भी क्या होती है, बढ़ती हैं। ठीक है, या फिर ये बोल सकते हैं विद इंक्रीज इन टेम्परेचर इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीजेस। जरा चेक करिए, एक्टिविटी देखते हैं। अब मेरे पास यहाँ पे दो बीकर्स हैं, दोनों बीकर के अंदर, एक के अंदर मैं ऐड कर रहा हूँ हॉट वाटर और दूसरे के अंदर हम ऐड करेंगे कोल्ड वाटर। ठीक है, सॉल्युबिलिटी का डिफरेंस देखते हैं कि किसके अंदर सॉल्युबिलिटी ज्यादा है। देखते हैं कि सॉल्युबिलिटी का कोई डिफरेंस रहता है या नहीं रहता है। तो देखिए दोनों का मैंने अमाउंट सॉल्युबिलिटी चेक करते हैं, ऑलमोस्ट सेम ही है, वो सब करके ये लीजिए इसमें। तो सॉल्युबिलिटी को कैसे एक्सप्लेन करने लग रही है चीजें, देखिए। अब यहाँ पे हम लोगों ने चेक करना है, एक में हॉट वाटर है, अब दोनों के अंदर में एक एक क्रिस्टल को ऐड करते हैं, देखते हैं कि क्या रहता है। ठीक है, हॉट वाटर में, कोल्ड वाटर में ऐड कर दिया मैंने। तो देखिए जरा ध्यान से, अब देखिए दोनों में डिफरेंस देखिए आप। यहाँ पे हॉट वाटर के अंदर कहाँ कितना कलर जो है इंटेंस आ रहा है, और कोल्ड वाटर के अंदर देखिए इंटेंसनेस कितनी कम है। अगर मैं डिसोल्यूशन भी स्टार्ट करूं तो यहाँ पे देखिए डिसोल्यूशन स्लो होगा, यहाँ पे डिसोल्यूशन बहुत फास्ट हो रहा है। अब देखिए क्या है यहाँ पे, ये जो एक्टिविटी देखिए, आपने KMnO4 को मैंने हीट किया और दूसरा मैंने हीट नहीं किया। दोनों में एक एक मैंने वहां पे एक एक क्रिस्टल दोनों में रखा, लेकिन जिसके को मैंने हीट किया वो जल्दी घुल रहा और चारों तरफ कलर जल्दी स्प्रेड हुआ, लेकिन जिसको हीट नहीं किया वो कम स्प्रेड हुआ, वो धीरे स्प्रेड हुआ, क्योंकि वहां पानी गर्म था और वहां पे पानी ठंडा था। ये इस वजह से पूरा का पूरा कारण हुआ है। इस इंटरमिक्सिंग के फिनोमेनन को एक एक्टिविटी और देखते हैं। अब मैंने यहां दो जार लिए, एक जार के अंदर मैंने एक NO2 रखा और दूसरा जब मैंने उसके ऊपर खाली जार रखा, इसमें कुछ नहीं था। जैसे दोनों के बीच से ये मैंने जो इसको सील रोक रही थी मिक्सिंग से, वो हटा दी, तो ये गैस NO2 ऊपर जाने शुरू होगी और ऊपर से जो एयर थी वो नीचे आने शुरू होगी, यानी गैसेस क्या होनी शुरू होगी, इंटरमिक्स, यानी डिफ्यूजन। यानी यहां हाई लेवल था, हाई प्रेशर था NO2 गैस का, नीचे वो ऊपर चली गई, ऊपर एयर का प्रेशर ज्यादा था वो नीचे आ गई। तो इसको हम क्या नाम देंगे, इंटरमिक्सिंग। और इस इंटरमिक्सिंग से क्या पता लगा कि भाई जो पार्टिकल्स हैं वो कॉन्टिन्यूअसली मूविंग है। दूसरा क्या पता लगा, डिफ्यूजन, कि जो पार्टिकल्स हैं वो हाई लेवल से कहां जा रहे हैं, लो लेवल की तरफ। अब घर में अगर हम लोग देखें कभी पिज्जा भी आ जाए तो पिज्जा की फ्रेग्रेंस जो है वो पूरी की पूरी रूम में फैल जाती है। क्यों फैल रही है भैया, बड़ा तेज अच्छी खुशबू निकल के आ रही है। तो खुशबू कैसे हम तक आई है, वहां ज्यादा थी जिस कॉर्नर में रखा था, जिस कॉर्नर में हम खड़े वहां पे ऑटोमेटिकली आ गई। तो इसका मतलब ये भी क्या है, डिफ्यूजन। अगरबत्ती हम मंदिर में लगा के बैठ जाते हैं और हमें दूर तक उसकी फ्रेग्रेंस आती है, क्यों, यही कारण है डिफ्यूजन। वहां अगरबत्ती का धुआं ज्यादा, इधर कम, तो वहां से ट्रेवल करके हम तक आ जाएगा। इसी चीज को हम क्या नाम देते हैं, डिफ्यूजन। मेरा ख्याल है ये चीज क्लियर हो गई है। अब जरा समझते हैं कि डिफ्यूजन है भी किसका ज्यादा। जरा देखिए ये एक्टिविटी इस, अब देखिए यहाँ पे मेरे पास एक मेटल का पीस रखा है, जैसे जिंक रखा है। ये मेटल जो है वो जिंक है, लेकिन मैं इसको, अगर मैं इसको कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं दे रहा हूं, जब तक ये मूव नहीं करेगा, दैट मीन्स ये डिफ्यूजन शो नहीं करेगा। दैट मीन्स सॉलिड्स के केस में डिफ्यूजन जो है वो पॉसिबल
नहीं है, क्योंकि वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर सकते। लेकिन अब देखते हैं लिक्विड के केस। एक लिक्विड है, मैं लिक्विड को जैसे रखता हूँ यहाँ पे, और ये ऑटोमेटिकली क्या होगा, थोड़ी देर बाद मूव करना स्टार्ट करेगा। देखिए मुक्का सा यहाँ पे पुश भी करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली अपनी जगह बनाता चला जाएगा, और वहां से ये धीरे धीरे क्या होगा, इधर की तरफ शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। दैट मीन्स वाटर कैन शो डिफ्यूजन, मतलब वाटर कैन शो द मूवमेंट। और जो गैस होती है वो तो वैसे मूवमेंट शो कर, देखिए दिस इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन। यहाँ पे पार्टी जो गैस है, जो अगरबत्ती का धुआं बहुत ज्यादा, वो धीरे धीरे क्या रहा है, वो हैवीनेस की वजह से, हाई डेंसिटी की वजह से वो नीचे की तरफ जाने लगा। दिखाई दी कि जो सॉलिड है मैं इसको हीट कर रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो वहीं का वहीं है। लेकिन लिक्विड को जैसे मैंने हीट किया, एक जगह से वो दूसरी जगह जाना शुरू हो गया, या ये कह लीजिए उसकी स्टेट चेंज होनी शुरू हो गई। और जरा गैस को देखिए, एक गैस को जब मैंने हीट किया, गर्म चैम्बर के अंदर रखा, तो ऑटोमेटिकली वो दूसरे तरफ जानी शुरू हो गई। तो इसे हम क्या नाम देंगे कि हाँ बिल्कुल, कि ये जो डिफ्यूजन है वो गैसेस के केस में बहुत फास्ट है ना, और लिक्विड के केस में क्या है, स्लो, और सॉलिड्स के केस में ये बिल्कुल ही मूवमेंट क्या है, नदारद है। तो ऑब्वियसली क्या प्रूफ हुआ कि जो डिफ्यूजन है वो फास्टर होता है गैसेस के केस में, स्लोवर होता है लिक्विड के केस में, और लीस्ट होता है सॉलिड्स के केस में। स्टार्ट करते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। क्या क्या स्टेट्स है मैटर की। देखिए वैसे तो इस टाइम पे अगर मैं देखूं, इस टाइम पे रिसेंटली देयर आर 13 स्टेट्स ऑफ मैटर, कम से कम 13 स्टेट्स है मैटर की जो एग्जिस्ट करती हैं अर्थ के ऊपर, लेकिन क्लास 9 का वो मैटर नहीं है। मेन चीज क्या आप लोग को तो बहुत कम है, देखिए ध्यान से क्या है उसको जानते हैं, लेकिन पहले डिटेल में मैक्सिमम जितना हो सकता करेंगे। इसमें स्टेट्स ऑफ मैटर में सबसे पहले आ गया सॉलिड, फिर आ गया लिक्विड, फिर आ गया गैस। जरा देखिए तीनों को देखने में क्या क्या डिफरेंस है, जरा ध्यान से देखिए स्क्रीन पे आप लोग के। अगर आप चेक करें तो सॉलिड ये कितना हार्ड दिखाई दे रहा है, जिंक का जो पीस मैंने दिखाया आपको, ये जिंक मेटल थी। लिक्विड जरा देखिए जो मैंने आपको दिखाया, ये वाटर था। और गैस जो दिखाई दे रही है जार के अंदर आपने देखी थी, ये क्या चीज थी, ये गैस। अब पॉइंट क्या है, सॉलिड की तो आपको डेफिनेट शेप दिखाई दी क्योंकि जिंक मेटल वहीं रखा है, और लिक्विड की कोई शेप नहीं है, जिस चीज में डाला वही बन गया। गैस की भी कोई शेप नहीं है, जिस कंटेनर में डालोगे वैसी शेप दिखाई देगी। डेफिनेट वॉल्यूम है सॉलिड का, एक पर्टिकुलर जगह पे एक प्रॉपर स्पेस अगर आप देखें तो जिंक मेटल ने ऑक्युपाई किया होगा एक पर्टिकुलर वॉल्यूम। लेकिन लिक्विड का अपना वॉल्यूम भी वहां प्रॉपर है। देखिए अगर मैंने इसको 100 ml में रखा है तो 100 ml ही वो वॉल्यूम वहां पे। गैस का कोई वॉल्यूम नहीं है, हम उसे मेजर ही नहीं कर सकते। जो चैम्बर का जो गैस के जार है उसका जो वॉल्यूम है वही वॉल्यूम हम लोग उसका कंसिडर करते हैं। बहुत रिजिड है, काफी हार्ड है, देखें ध्यान से। तो ये नॉन रिजिड है, क्यों लिक्विड तो रिजिड होते ही नहीं, और गैस की तो कोई रिजिडिटी होती नहीं। अब कभी सुना है किसी ने कि भैया मेरे सिर पे पानी फेंक के मार दिया और मुझे बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है सिर पे से, या किसी ने सुना भैया गैस मार दिया तो सर पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। सॉलिड इनकंप्रेसिबल, अरे भाई पहले से सॉलिड, उसको हम क्या दबाएंगे कहीं पे। अगर बात करो लिक्विड को, इसके ऊपर लगाओ, देखो जरा एक्टिविटी कैसे कंप्रेस होता है। अब ये तो हुआ नहीं, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इतना प्रेशर हम जनरेट नहीं कर सकते। लेकिन एक्टिविटी को कुछ ऐसे समझते हैं। मेरे पास एक सिरिंज है, इस सिरिंज पे देखिए मैं प्रेशर अप्लाई करने लग रहा हूं। अगर आप लोग ध्यान दें तो इसके चारों तरफ वाटर ड्रॉपलेट्स आप लोग देख पा रहे होंगे जो यहाँ पे कंप्रेशन के बाद में आई है। सो इसका मतलब है अगर आप देखें तो कुछ लिक्विड यहाँ आ भी गया। ये पॉइंट ये क्यों आने लग रहा है, क्योंकि मैंने इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई किया, और प्रेशर अप्लाई करने से वाटर ड्रॉपलेट्स क्या हुई है, गैसेस फॉर्म से सीधा लिक्विड फॉर्म में चेंज होगी ड्यू टू कंप्रेशन। और मैं जितना प्रेशर अप्लाई करूंगा उतना लिक्विड फॉर्म बनेगा। यस, क्या पता लग रहा है कि गैस जो है मैं कंप्रेस कर सकता हूं, जो गैस है वो कंप्रेस कर सकता हूं मैं। आगे देखिए सॉलिड जो होते हैं चल नहीं सकते। कभी देखा है, कभी सुना हो कि भाई चेयर है अपने आप चल के चलेगी, अनटिल कोई और सुपर पावर ना आके उसको हिला दे, ऐसा तो नहीं है ना। वो तो देख के भी आप रूम से भाग जाओगे। लेकिन फिलहाल चेक कीजिए क्या वहां पॉसिबिलिटी है, चेक करें। नहीं ना, चेयर हिल रही है, नहीं हिल रही, क्यों, क्योंकि वो चल नहीं सकती अपने आप, टांगे हैं बट वो चल नहीं सकती। यहाँ पे लिक्विड है, कैन फ्लो, पानी को छोड़ दो, जहां पे लेवल होगा ढाल की तरफ बहता चला जाएगा अपने आप। गैस का तो कहने क्या, एयर ब्लो करती रहती है सारा दिन, चलती रहती है। अब सॉलिड जो होते हैं उनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत हाई है, देख लीजिए खुद ही। इसके बाद लिक्विड देखिए, उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या, नॉर्मल है। भाई नॉर्मल का मतलब सॉलिड से कम ही है, इसीलिए मैंने नॉर्मल लिख दिया। लीस्ट होता है गैस के केस में। अब गैस की भी एक खास बात ध्यान रखनी है हमें यहाँ पे
गैस की खास बात क्या, अगर मैंने गैस को रखा हाई टेम्परेचर पे, किस पे रखा, हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर का मतलब क्या, जैसे फायर, आग लगा दी कहीं पे, है ना, तो जो फायर हम लोगों ने वहां पे दी है तो इसका मतलब हाई टेम्परेचर रखा है, लेकिन है तो वो एक तरह की गैस ही, हाथ में ऐसे करो उड़ जाएगी अपने आप ही, ऊपर की तरफ उड़ती जाती है, यानी गैस है। हाई टेम्परेचर पे अगर गैस को रखा तो बनेगा प्लाज्मा, लेकिन अगर मैं इसको लोवेस्ट टेम्परेचर के ऊपर ले गया, लीस्ट टेम्परेचर पे ले गया, तो क्या बन जाएगा, बीईसी, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, जिसको हम लोग गॉड पार्टिकल्स भी नाम देते हैं। गॉड क्यों, बिकॉज दे हैव द पावर टू क्रिएट द होल गैलेक्सी, क्योंकि जब कोई गैलेक्सी बन रही होती है तो ये पार्टिकल्स बन भी रहे होते हैं वहां पे, इसीलिए इनको गॉड पार्टिकल्स नाम दिया गया। खास बात क्या है कि अगर टेम्परेचर हाई है तो प्लाज्मा बनेगा, लो है तो आपका बीईसी बनेगा। बीईसी, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, जिसे सत्येंद्रनाथ बोस ने, एक इंडियन साइंटिस्ट ने फाइंड आउट किया था। साइंटिस्ट जी ने तो सिर्फ अपना नाम लिखवा लिया था वहां पे आके, कुछ खास नहीं था उनका इंटरप्रिटेशन, दुनिया चाहे जो मर्जी बोले, एक इंडियन साइंटिस्ट की थ्योरी थी। मेरा ख्याल है स्टेट्स ऑफ मैटर बहुत अच्छे से आप लोग को ये चीज क्लैरिफाई होगी। और भी है, क्वार्क ग्लूऑन, फरमायनिक कंडेंसेट, देयर आर मेनी मोर, लेकिन मेन चीज इसी पे फोकस करते हैं अभी सिर्फ। देखिए मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, क्या मतलब है मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर से, टेम्परेचर मेजरमेंट, भाई कहते हैं मुझे बुखार हो गया, आजकल काफी सुनने में आ रहा है कि बुखार हो गया, ये हो गया, इन्फेक्शन हो गई, तो बुखार हुआ क्या है मतलब इसका, टेम्परेचर चेंज, क्या हुआ वहां पे, टेम्परेचर चेंज। तो किसी भी चीज का जो टेम्परेचर चेंज है हमें तो मेजर करना है, कैसे पता लगेगा, देखिए आप कहीं पे बोलते हैं डॉक्टर के कि मुझे बुखार हुआ, तो वो कैसे नापता है, थर्मोमीटर से। तो किस इंस्ट्रूमेंट से हम टेम्परेचर चेंज को मेजर करते हैं, इट इज बाय थर्मोमीटर। हम थर्मोमीटर से उसको मेजर करते हैं कि हाँ भाई कि आपको बुखार है नहीं है, ये सारी चीजों के बारे में हमें कौन बताएंगे, टेम्परेचर चेंज वाले इंस्ट्रूमेंट, और वो मेनली क्या होगा, थर्मोमीटर्स। थर्मोमीटर्स, अब देखिए थर्मोमीटर्स जो होते हैं वो स्केल जो मेजर करके देते हैं, वो मेनली दो तरह के स्केल हैं, एक आ गया डिग्री सेल्सियस स्केल और दूसरा आगे फ़ारेनहाइट स्केल, और भी बहुत है, र्यूमेटॉइड स्केल है, और है, आप अपना स्केल भी डेवलप कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है, थर्मोमीटर खुद का बना के भी आप एक स्केल बना सकते हो, लेकिन अभी वो मैटर हमारे कंसर्न का नहीं है। तो यहां जो चीज ध्यान रखनी है, सबसे पहले हमें ध्यान देना है कि डिग्री सेल्सियस की कन्वर्शन कैसे है। देखिए जो भी हमारा डिग्री सेल्सियस आया, जैसे उसके अंदर मैं 273.15 ऐड करूंगा तो मेरी चीज किस में चेंज होगी, केल्विन में। देखिए एग्जांपल, किसी ने बोला कि भैया चेंज करो केल्विन को, 10 डिग्री सेल्सियस को चेंज करो केल्विन में, तो मैं क्या करूंगा, 273.15 ऐड कर दूंगा और वैल्यू क्या बन जाएगी, 283.15, यानी आंसर जो आ गया केल्विन, यानी अब ये टेम्परेचर है मेरा, यानी कुछ नहीं करना, बस इस वैल्यू को सिर्फ ऐड करना है और कुछ। लेकिन तब क्या अगर क्वेश्चन फ़ारेनहाइट से रिलेटेड आ गया, बताओ कमेंट सेक्शन में क्या आता है फॉर्मूला। देखिए बड़ा ही एक आसान सा फॉर्मूला है, कुछ नहीं करना, डिग्री सेल्सियस जो है उसको करना है 5/9 और जो भी फ़ारेनहाइट है उसमें से 32 को आप माइनस कर दो बस, और कुछ नहीं करना, उसमें से 32 को आप क्या कर दो, माइनस कर दो। जैसे किसी ने कहा कि भैया मेरा जो है 100 फ़ारेनहाइट है, इसको डिग्री सेल्सियस में चेंज करो, तो क्या करना है, डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 5/9 इंटू में 100 माइनस में 32, दैट्स इट। अब जैसे आप करेंगे तो 5/9 100 माइनस 32 कितना बनता है, टोटल अराउंड आ गया 68। अब बस वैल्यू को कैलकुलेट कर दो एंड यू विल गेट द आंसर। तो आपको डायरेक्ट या ऑपोजिट बोल दे तो भी कर सकते हो, भाई फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 9/5, और जितना भी आपका यहाँ पे डिग्री सेल्सियस आया है उसमें आपको 32 सिर्फ ऐड करना है, उसमें आपको सिर्फ 32 ऐड करना है एंड यू विल गेट द आंसर। वो डायरेक्ट आपका फ़ारेनहाइट में निकल के आ जाएगा क्वेश्चन, कोई ज्यादा मंत्र पढ़ने की जरूरत नहीं होती यहाँ पे, बड़ी एक आसान से टाइप के क्वेश्चन है हमारे पास ये। तो मूव करते हैं हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ, चेंज ऑफ स्टेट। क्या स्टेट चेंज हो सकती है, जरा देखिए ये एक्टिविटी, इस एक्टिविटी में पानी देखिए मैंने उबलना रख दिया, तो लिक्विड किस में चेंज किया मैंने यहाँ पे, अगर आप देखें लिक्विड जो था मेरा, जिसे हमने क्या बोला वाटर, उसको मैंने किसके अंदर चेंज कर दिया, गैस के अंदर। किस में चेंज कर दिया, गैस, या फिर आप बोल सकते हो उसके वेपर्स। किस में चेंज कर दिया मैंने इसको, वेपर्स, यानी गैस फॉर्म आ गई। अब वेपर क्या चीज है, देखिए वेपर किसी भी आप ये कह सकते हो सब्सटेंस की जो बनेंगे हमारे पास में, एक तरह की गैसियस स्टेट है। क्या है, गैसियस स्टेट है। वेपर क्या, एक तरह की गैसियस स्टेट है, विच को एग्जिस्ट विद, विच
coexist with its liquid or solid state, जो एग्जिस्ट करती है उसके लिक्विड और सॉलिड स्टेट के साथ। जरा अभी देखिए मैंने क्या किया, आइस को मैंने जरा सा हीट किया और हीट करते ही आइस किस में चेंज हो गई, लिक्विड में, और लिक्विड जरा सा हीट किया किस में चेंज हो गया, गैस में। जरा क्या हम इसको उल्टा भी कर सकते हैं, मैं इसको ठंडा कर देता हूं कूल करके, गैस किस में चेंज हो जाएगी, लिक्विड में, और लिक्विड अगर मैं कूल करूं तो कूल करने के बाद किस में चेंज हो जाएगा, आइस के अंदर। तो यानी कहने का प्रोसेस है कि अगर मैं टेम्परेचर चेंज करता हूं तो ये चीजें पॉसिबल है, लेकिन क्या आप जानते हो ये चीजें प्रेशर के साथ भी पॉसिबल है। अगर मैं गैस के ऊपर हाई प्रेशर अप्लाई कर दूं, गैस के ऊपर मैं हाई प्रेशर अप्लाई करूं तो इट गेट चेंज टू लिक्विड। जरा देखिए ये एक्टिविटी ध्यान से, मैं कैसे एक सिरिंज के अंदर सिर्फ गैस डाली है, बिल्कुल दिखाई दे रहे होंगे, वाटर ड्रॉपलेट्स ऑटोमेटिकली चारों तरफ डिपॉजिट हो रहे हैं इसके, यानी गैस को मैंने किस में चेंज कर दिया, लिक्विड में एट अ हाई प्रेशर। लेकिन जरा देखिए प्लंजर को जैसे ढीला छोड़ा वापस लिक्विड किस में चेंज हो गई, गैस के अंदर। तो ये चीज पॉसिबल है, लेकिन गैस को क्या आप जानते हैं सॉलिड के अंदर भी चेंज कर सकते हैं, और आप सॉलिड को उठा के गैस में भी चेंज कर सकते हो। अगर मुझे सॉलिड से गैस बनानी है या गैस से मुझे लिक्विड बनाना है, दोनों तो दोनों चीजें मेरे पास पॉसिबल है। ये देखिए ध्यान से कैसे सॉलिड को मैं चेंज कर रहा हूं गैस में, कैसे जरा चेक कीजिए, एक्टिविटी देखिए जरा कैम्फर की, बिल्कुल देखिए कैम्फर पूरा का पूरा गैस में चेंज हो गया क्योंकि मैंने इसको हीट प्रोवाइड करी है। और जरा गैस को अगर मैं वापस से ठंडा कर दूं, कूल कर दूं, तो वापस किस में चेंज हो जाएगा, कैम्फर में। तो कहने की बात क्या है, कहने की बात यह है कि जो स्टेट्स है ना हम आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, लेकिन इंटरचेंज यानी स्टेट्स जो होती हैं, स्टेट्स आर इंटरचेंजेबल, लेकिन चेंजेबल किसकी हेल्प से, या तो टेम्परेचर की हेल्प से, और या फिर किसकी हेल्प से, प्रेशर, और दोनों ही चीजें मैं आप लोग को दिखा चुका हूं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर मैं हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करूं या प्रेशर प्रोवाइड करूं या लो टेम्परेचर करूं या लो प्रेशर करूं, हर हाल में मेरे पास जो स्टेट है वो चेंज होगा ही होगा। लेकिन यहां एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो जानने वाली आ गई है, स्टेट हुई क्यों चेंज, क्योंकि स्टेट अगर चेंज करना है तो मुझे एक हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी, जिस हीट का नाम है लेटेंट हीट, यानी हिडन हीट विच इज रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। देखिए मेरे पास एक लिक्विड है, 0 डिग्री सेल्सियस पे मेरे पास वाटर है, और 0 डिग्री सेल्सियस पे ही मेरे पास क्या है, आइस है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, मैंने इसमें से लेटेंट हीट को बाहर निकाल लिया, मैंने लेटेंट हीट को रिमूव किया। लेकिन आइस को अगर मैं यही चीज प्रोवाइड करता हूं, आइस को मैंने यही चीज प्रोवाइड करी, तो वो किसमें चेंज होगी, वाटर के अंदर, यानी लेटेंट हीट इसमें ऐड कर दिया है मैंने, लेटेंट हीट ऐड किया तो वापस में चेंज हो गया। लेकिन ये जो लेटेंट हीट है, अगर मुझे लिक्विड से वेपर्स बनाने हैं तो मैं इसे नाम दूंगा लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेकिन अगर मुझे यहां पे क्या करना है, सॉलिड से क्या बनाना है, लिक्विड, सॉलिड से क्या बनाना है, लिक्विड, तो मैं इसे क्या नाम दूंगा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अगर मुझे सॉलिड से गैस बनाना है, क्या बनाना है, गैस, तो क्या आएगा, लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन, लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन, उसको हम लोग नाम देंगे। यानी ये लेटेंट हीट यार बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, हिडन है, दिखती भी नहीं है और स्टेट भी चेंज कर जा रही है सब्सटेंस की। लेकिन खास बात क्या है, लेटेंट हीट पे टेम्परेचर चेंज नहीं होता, लेटेंट हीट के ऊपर टेम्परेचर चेंज नहीं होता, ये खास बात ध्यान रखिए। अब जरा इसी इंटरकन्वर्जन को इस ट्रायंगल से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए अगर मेरे पास क्या है, सॉलिड है, तो सॉलिड को देखिए जैसे ही मैंने क्या किया, यहां से सॉलिड को मैंने क्या किया, गैस में चेंज किया, तो मैं क्या नाम दूंगा, सब्लिमेशन।
गैस को मैंने किस में चेंज किया, लिक्विड में, तो मैं क्या नाम दूंगा, वेपोराइजेशन। और लिक्विड को वापस सॉलिड में चेंज किया तो फ्रीजिंग। लेकिन अगर गैस को हम सॉलिड में ले आए तो सब्लिमेशन नहीं, बल्कि उसे क्या नाम देंगे, डेपोजिशन। लेकिन सॉलिड को अगर लिक्विड में चेंज किया तो मेल्टिंग, और लिक्विड को वापस सॉलिड में चेंज किया तो फ्रीजिंग। इसी तरह से मैंने लिक्विड को गैस में चेंज किया तो वेपोराइजेशन, लेकिन गैस को लिक्विड में चेंज किया तो क्या नाम देंगे हम उसे, कंडेंसेशन। आई होप ये चीजें क्लियर हो गई बड़ी इजीली। तो इसे नाम देंगे ट्रायंगल ऑफ चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। चलिए जी, मूव करते हैं अब चैप्टर के लास्ट टॉपिक के ऊपर, इवेपोरेशन। जरा देखिए होता क्या है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन होता है, देखिए जो वेपर्स होते हैं ना लिक्विड के, जिसके बारे में मैंने अभी बताया था आपको, तो वेपर मतलब गैसियस फॉर्म जो लिक्विड और सॉलिड के साथ मतलब गैसियस फॉर्म जो है सॉलिड और लिक्विड के साथ कोएग्जिस्ट करे। जो लिक्विड है वो अपने वेपर्स के अंदर, देखिए ये लिक्विड के अंदर धीरे धीरे कुछ पार्टिकल्स जो है वो वेपर की फॉर्म में लिक्विड से बाहर आने लग रहे हैं। तो इस प्रोसेस को आप नाम देते हैं, वेपर्स बनने के प्रोसेस को नाम देते हैं आप इवेपोरेशन। क्या नाम देते हैं आप, इवेपोरेशन। यानी इवेपोरेशन में जो लिक्विड है उसको हम लोग किस में चेंज करें, गैसियस फॉर्म में। किस फॉर्म में चेंज करने लग रहे हैं, उसकी गैस फॉर्म में। लेकिन क्यों, देखिए मान लीजिए मैं एक लिक्विड हूं, मेरे लिक्विड से वाटर के ड्रॉपलेट्स जो है बाहर निकलने लग रहे हैं, है ना, वाटर के ड्रॉपलेट्स बाहर निकल रहे हैं, लेकिन किस फॉर्म में, वेपर्स की फॉर्म में। तो इससे मेरी बॉडी क्या होगी, कूल हो जाएगी ऑटोमेटिकली। यानी इवेपोरेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आ गई कि भाई इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। यानी जो भी चीज इवेपोरेट करती है वो अपने आप को ठंडा रखने के लिए करती है। ऐसा नहीं है कि वो ऐसे ही इवेपोरेशन करा रही है, नहीं, अपनी बॉडी को कूलिंग करने के लिए। तो इसे हम नाम देते हैं इवेपोरेशन। इवेपोरेशन हमेशा बॉइलिंग पॉइंट से नीचे होता है। रात को अगर हम एक कंटेनर के अंदर, एक जग के अंदर, एक मग के अंदर पानी रख के सोर्स पे प्लेट अगर आप ढक दे, तो सुबह देखना प्लेट के ऊपर दुनिया जान के वाटर ड्रॉपलेट्स जमे होंगे। ठीक है, तो यहां दो हिस्से आ गए, एक बॉइलिंग पॉइंट और एक इवेपोरेशन। दोनों अलग अलग हैं, हम लोग दोनों को इंटरमिक्स नहीं कर सकते, क्योंकि जो बॉइलिंग होती है वो हम उबाल रहे हैं, पानी को उबालने लग रहे हैं, जस्ट उबाल रहे हैं, तो वो क्या है, बॉइलिंग। खदने लग रहा है पानी में, उबलने लग रहा है पानी, आवाज आ रही है ना, कई बार होता है, तो इसे नाम देते हैं बॉइलिंग। इसे हम क्या नाम देते हैं, बॉइलिंग। लेकिन इवेपोरेशन क्या, साइलेंट प्रोसेस है, धीरे धीरे वेपर्स बने उड़ते जा रहे हैं, उड़ते जा रहे हैं। ऐसा तो नहीं होता रात को साथ में जग में पानी के अंदर रख के सो, रात को आवाजें आ रही है जग के अंदर से, पॉसिबल ही नहीं है। क्यों, इट इज अ साइलेंट प्रोसेस। जबकि बॉइलिंग क्या होता है, वायलेंट प्रोसेस है भैया, पूरा शोर शराबा करके आता है पूरा का पूरा, कहता है मैं आ गया हूं, चेक कर लो। इवेपोरेशन किसी भी टेम्परेचर पे होगी, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट से नीचे। खास बात क्या है, बिलो बॉइलिंग पॉइंट, बिलो बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन बॉइलिंग क्या होगा, उसके पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, और वाटर अपनी ड्रॉपलेट्स आराम से बना देगा, इवेपोरेशन हो जाएगी। लेकिन बॉइलिंग उसके 100 डिग्री सेल्सियस पे ही होगी। याद रखना कि इवेपोरेशन, अभी मैंने क्या बताया, इट कॉज कूलिंग, ठंडा करता है बॉडी को, तो यानी टेम्परेचर को क्या करेगा, कम। लेकिन बॉइलिंग टेम्परेचर बढ़ाता नहीं है, चेंज नहीं करता बिल्कुल भी, जो टेम्परेचर वही का वही रहता है। इसके बाद इवेपोरेशन सरफेस फिनोमेनन है, ऊपर से बनते हैं, ये नहीं कि नीचे से बनती आ रही है चीजें। जबकि बॉइलिंग नीचे से स्टार्ट होती है, अंदर से, बीच में से स्टार्ट होती है, इसलिए इसको क्या नाम दिया, बल्क। बॉइल होगा तो पूरा एक साथ उबलेगा, इवेपोरेशन होगा तो सिर्फ ऊपर वाले पार्ट्स आएंगे। अभी बताया था इवेपोरेशन काफी स्लो है, पूरी रात लग जाएगी उसके पेपर्स बनने में, लेकिन बॉइलिंग काफी रैपिड है, गर्म करो एकदम से हीट होना शुरू हो जाएगा। अब कुछ फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर इवेपोरेशन डिपेंड करता है। सबसे पहले नेचर ऑफ लिक्विड। नेचर ऑफ लिक्विड कैसे, देखिए मैंने दो कंटेनर में, अभी आप लोग ये दो कंटेनर देखें, तो इन कंटेनर्स के अंदर मैंने एक कंटेनर में रखा पानी, एक के वेपर्स बनेंगे, दूसरे में रखा अल्कोहल या एसीटोन, उसके वेपर जल्दी बनेंगे। कारण क्या हुआ, इस एक्टिविटी के अंदर देखिए, एसीटोन क्या है, नेल पेंट रिमूवर मैंने रखा था इसमें, ये आराम से एकदम से उड़ गया, कम रखा था उड़ गया, लेकिन पानी को उड़ने में टाइम लग रहा है। ठीक है, तो नेचर है, क्योंकि पेट्रोल का, डीजल का, एसीटोन का, नेल पेंट रिमूवर जो हम ये यूज कर रहे हैं एसीटोन की फॉर्म में, ये इन सब का अपना नेचर है, ये आराम से इवेपोरेट हो सकते हैं। दूसरा आ गया टेम्परेचर। देखिए गर्मियों के अंदर रात को जब हम रखते हैं तो इवेपोरेशन ज्यादा होती है। जरा इसको इस एक्टिविटी से देखते हैं। अब देखिए इस एक्टिविटी में क्या किया मैंने, इस बीकर को हीट किया और हीट करने से वेपर जल्दी बन गए, लेकिन वहीं पे इसमें मैंने हीट नहीं किया तो इसके वेपर्स नहीं बने। सरफेस एरिया बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए इसको बड़े इजी वे में कर सकते हैं। आप एक कपड़े को ऐसे बांध के रख दीजिए और एक कपड़े को तार पे लटका दीजिए,
है ना। तो जो तार पे लटका वो जल्दी सूख जाएगा, क्यों? एरिया ज्यादा है, सरफेस एरिया बहुत ज्यादा है उसका, लेकिन जो बांध के रखा वो नहीं सूखेगा। तो यानी सरफेस एरिया, यानी यहां पे भी क्या है, इवेपोरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। यहां पे भी इवेपोरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यहां पे भी इवेपोरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वीक फोर्सेस। जिनके फोर्सेस वीक है उनमें इवेपोरेशन ज्यादा होगा और जिनके फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है उनमें इवेपोरेशन कम होगा। नेक्स्ट आ गया ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। देखिए ह्यूमिडिटी क्या चीज होता है, जो वाटर वेपर एयर के अंदर प्रेजेंट है उसे हम लोग नाम देते हैं ह्यूमिडिटी का, उसे हम नाम देते हैं ह्यूमिडिटी का। अब अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो देखिए बाहर पानी के वाटर वेपर ज्यादा है और आपकी शर्ट जो हमने सुखाई है, जो कपड़ा हमने तार पे सुखाया था, उसके अंदर वाटर वेपर क्या है, उसमें भी ज्यादा है। तो वो वाटर वेपर ज्यादा मैच कर गया, इक्विलिब्रियम बन गया, अंदर शर्ट से बाहर नहीं जा पाएंगे। इसी वजह से रेनी डे के ऊपर कपड़े जो है बड़ी मुश्किल से सूखते हैं। लेकिन अगर ऊपर फैन चला दूं मैं तो वो सूखने शुरू हो जाए, क्यों? फैन ने उसको क्या किया, सर्कुलेट कर दिया एयर को, यानी जो वाटर वेपर्स है उनकी डेंसिटी को कम कर दिया, तो अंदर से कपड़े से बाहर आने शुरू हो गए। विंड स्पीड, वही बात की मैंने, पंखा तेज चलाया, हवा तेज चलाई, ऑटोमेटिकली देखिए जिस दिन हवा तेज चल रही होती है कपड़े जल्दी सूखते हैं, क्यों? हवा अपने साथ वाटर वेपर को इधर से ले गई, शर्ट ने और बना दिया, फिर बहा के उड़ा के लेगी, फिर बना दी, फिर बना दी, और प्रोसेस क्या होगा, फास्ट होता रहेगा। अब इसके कुछ केस हैं जो जनरली पूछे जाते हैं, जैसे अर्थन पोर्ट। देखिए अर्थन पोर्ट जो होता है उसके अंदर छोटे छोटे और बिल्कुल माइन्यूट से होल्स होते हैं जो दिखते नहीं है। यहां से वाटर वेपर क्या आते हैं, बाहर आते रहते हैं, तो हवा में जाते रहते हैं। इससे क्या होता है, अर्थन पोर्ट क्या होता जाता है, ठंडा होता जाता है, और अर्थन पोर्ट में जो पानी है वो क्या रहेगा, ठंडा रहेगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आ गया क्लॉथ वाला केस, कॉटन क्लॉथ। देखिए कॉटन क्लॉथ क्या था, बड़ा अच्छा एब्जॉर्बर होता है स्वेट का, तो आराम से स्वेट को एब्जॉर्ब करता है, और गर्मी का टाइम है तो स्वेट भी आराम से कॉटन क्लॉथ से उड़ जाता होता है। तो अब कॉटन क्लॉथ से जो पानी उड़ेगा तो उसको ठंडा करेगा, और ठंडक हमारी बॉडी को फील होगी, तो यानी कॉटन क्लॉथ हमें काफी अच्छा लगता है। इसके बाद सिटिंग अंडर फैन, जब हमें पसीने आ रहे हैं गर्मी की वजह से, हमने फैन चला दिया तो जो पसीना वो उड़ना शुरू हो जाएगा इवेपोरेशन की वजह से। जब उड़ेगा तो इवेपोरेशन कॉज कूलिंग, बॉडी के जो हाई एनर्जी, हाई काइनेटिक एनर्जी के पार्टिकल्स हैं वो वहां से जाने शुरू हो जाएंगे। सॉसर का केस है, देखिए गरम सिप चाय की पीली मुंह जल जाता है, लेकिन उसी चीज को हम सॉसर से पिए तो नहीं जलता, क्यों? सॉसर का बड़ा लंबा एरिया है, वहां से वहां तक पहुंचते पहुंचते टेम्परेचर का गैप काफी चेंज हो जाता है, काफी गैप कम बढ़ जाता है। वहां पे वहां काफी गर्म थी, सॉसर से पिया वो बॉडी ठंडी हो जाएगी वहां तक पहुंचते पहुंचते, क्योंकि सरफेस एरिया बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। सरफेस एरिया बढ़ेगा तो इवेपोरेशन बढ़ेगी, इवेपोरेशन बढ़ेगी तो कूलिंग भी बढ़ेगी। कूलर वाला केस देखिए, ड्राई डे है, बिल्कुल आपने अपने कूलर के अंदर पानी डाल दिया, बिल्कुल ड्राई डे है, तो ऑब्वियसली बात है कूलर जो हवा देगा तो हवा से उससे क्या होगी, वहां से वो पानी को लेगा, पानी लेगा तो उससे इवेपोरेशन बढ़ेगी, जब इवेपोरेशन बढ़ेगी तो उससे कूलिंग होगी, जो कूलर की हवा है वो हम लोग को काफी ठंडा ठंडा फील कराएगी। आई होप व्यूअर्स आप सबको ये वीडियो काफी अच्छी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, और हो सके जितने अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, ताकि उनको पता लगे कि यहाँ पे भी कुछ है। ठीक है, थैंक यू।